नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नैतिक कहानी में। हमारी आज की कहानी है सुखी शासन। ये कहानी है मनीराम, जो एक बड़े कबीले का शासक होता है। मनीराम रावल नदी के पार के जंगल में रहता था। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा कबीला था। मनीराम जब अपने कबीले का राजा बना तो प्रजा के पास पेट भर खाने को भी नहीं था। अधिकतर स्त्री और पुरुष प्राय इधर उधर भूखे ही घूमते रहते थे। उस जंगल के खेतों में न तो पूरी मात्रा में अन्न ही उगता था और न ही कहीं फल सब्जियां उग पाती थी। राजा बनते ही मनीराम ने सोचा, किसी के पास और कुछ चाहे हो न हो, पर पेट भर भोजन तो सबको मिलना ही चाहिए। प्रजा का भरण पोषण करना राजा का काम है। जो राजा ऐसा नहीं करता उसके राज्य में लूटमार और दंगे फसाद होते रहते हैं। इतना सोच मनीराम ने अपने राज्य के परिश्रमी लोगों को इकट्ठा किया। मनीराम ने सभी को प्रेरित किया। इसके बाद सभी ने मिलजुल कर कई दिनों तक कठोर परिश्रम करके जंगल की बंजर जमीन साफ की, उसकी खूब खुदाई की और खाद पानी डालकर उसे उपजाऊ बना दिया। इसके बाद मोट बाजार मकई आदि की फसल बो दी। मनीराम ने खेती का काम केवल अपने सारथी कर्मचारियों पर न डाला। वह जानता था कि सभी अपने ढंग से अपनी इच्छा से काम करते हैं, पर हम यह चाहते हैं कि कोई काम वैसा ही हो जैसा कि हम चाहते हैं, तो उसमें जुटना होगा। खेती की देखभाल, गुड़ाई और सिंचाई में औरों के साथ साथ मनीराम खुद भी रात दिन लगा रहता था। जुहिरी को इस प्रकार जुटे रखते देखकर उसके सेवकों को भी प्रेरणा मिलती थी। वे तन मन से लगे रहते थे। फसल काटकर सुरक्षित रखने के दूसरे ही दिन उसके सभी साथियों ने मिलकर एक उत्सव का आयोजन किया। सहभोज के इस अवसर पर जंगल के और दूसरे वर्गों को भी निमंत्रण दिया गया था। भील, कोल, किरात, शबर, नाग आदि सभी के नेता की उपस्थिति थे। जब उन्हें पता लगा कि मनीराम ने वर्ष भर के लिए फसल उगाई है तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि अभी तक उस जंगल में कोई भी ऐसा परिश्रम नेता नहीं आया था जिसने 2 महीनों में अधिक के लिए अन्न उगाया हो। बाकी 10 महीने में इधर उधर फल फूल मिल जाते तो खा लेते, नहीं तो फिर भूखे ही सो जाते थे। शबर आदि सभी नेताओं ने मनीराम की बहुत प्रशंसा की, उसे अनेक बधाइयां दी, राज्य की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे अंत में शुभकामनाएं देने की बारी आई किरातों की बूढ़ी रानी गुल्लू की। वह बड़ी बुद्धिमान थी। सारा जंगल उसकी सलाह लेता था। गुल्लू ने खड़े होकर जुहरी को फूलों का हार पहनाया और बोली, भाई तुम्हारे खेत की बंदाने ऊंची हो। इतना कहकर वह अपने स्थान पर वापस चली गई। परों की भांति न उसने मनीराम की प्रशंसा की थी और न ही ढेरों शुभकामनाएं दी थी। उसकी इस बात का अर्थ कोई भी न समझ पाया। सभी जंगली जातियों एक दूसरे का मुंह देख रही थी। जुहरी ने मंत्री ने उठकर पूछा, काकी हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। सीधी सी बात है, गुल्लू काकी कहने लगी, खेत की बंधान ऊंची होगी तो उनमें पानी ऊंचा होगा, पानी ऊंचा होगा तो फसल भी ऊंची होगी, फसल ऊंची होगी तो सभी की खाने की चिंता दूर होगी, खाने की चिंता न रहेगी तो फिर सभी राज्य के विकास की और योजनाओं में लगेंगे, विकास के और कार्य किए जाएंगे तो फिर राज्य भी ऊंचा उठता जाएगा। गुल्लू काकी की यह आख्या सुनकर सभी बड़े खुश हुए। शबर सिहल कहने लगा, देखो बात कहना भी एक कला है। थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कहना बुद्धिमानी है, क्योंकि बहुत बोलने वाले की शक्ति तो नष्ट होती है, उसकी वाणी का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। मनीराम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गुल्लू से कहा, काकी मैं सदैव यह कोशिश करता रहूंगा। इसके बाद सभी ने नई फसल से बनाए गए बढ़िया बढ़िया पकवान खाए। फिर खुशी खुशी सभी मेहमान विदा हुए। तो दोस्तों, इस नैतिक कहानी से हमें 3 तरह की शिक्षा मिलती है। पहली यह है कि सभी ने मिलजुल कर पूर्णतः एक होकर आपसी सहयोग से जो मेहनत की उससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। यानी एकता में बहुत शक्ति होती है, जिससे असंभव कार्यों को भी
भी संभव बना जा सकता है। इस नैतिक कहानी से दूसरी सीख ये मिलती है कि ईमानदारी से की गई मेहनत का फल ईश्वर अवश्य देता है। तीसरी सीख यह मिलती है कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए पहले स्वयं खुद को उस काम में झोंकना होगा और सफल होना होगा। दोस्तों, ऐसी ही और भी तमाम नैतिक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बने और समाज को भी बेहतर बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा पाए।